हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने ये चीज देखी थी कि किसी सोर्स से जो एनर्जी निकलती है वो कॉन्टिन्यूसली निकलती है और इन द फॉर्म ऑफ वेव्स निकलती है। ठीक है, और जो वेव होती है उसकी मूव करने की जो स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ स्पीड के साथ रिजेंबल करती है। और उसका जो है मैग्नेटिक नेचर, ड्यूअल नेचर होता है, इलेक्ट्रिक नेचर भी होता है और मैग्नेटिक नेचर भी होता है, इसीलिए हमने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा था। ठीक है, तो आज उस वेव से रिलेटेड पे, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का ही पार्ट है जो कि कल हमने रह गया था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर जो इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो टर्म्स हैं दीज आर रिलेटेड टू दी वेव। ठीक है, वेव से रिलेटेड है ये टर्म। वैसे तो आपने कुछ कुछ पढ़ी भी होंगी पहले, तो अगर नहीं पढ़ी है तो आज उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये आपका कोई सोर्स है जहां से कोई वेव जनरेट हो रही है। देखो, मान लेते हैं ये कोई सोर्स है आपका, ये पॉइंट है जहां से कोई एक वेव निकल रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब कि इस डायरेक्शन की तरफ जो वेव है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो ये जो वेव निकलती है, वेव कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो जो पोर्शन यहाँ पे आपको इसके एक्सिस के ऊपर दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है इस वेव से रिलेटेड जो हमने पढ़नी है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, जो सबसे पहली टर्म आती है इसमें दैट इज वेवलेंथ। देखिए, वेवलेंथ सबसे पहली चीज क्या होती है? जो यहाँ पर आपको ये दो क्रेस्ट नजर आ रहे हैं कंसेक्यूटिव, यानी कि साथ साथ वाले, एक के बाद जो दूसरा क्रेस्ट आ रहा है, इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ क्या होगी? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest और ट्रफ। तो ये डिस्टेंस हो गया बिटवीन द टू consecutive crest एंड consecutive crest और टू consecutive ट्रफ। ठीक है, और जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को हम सिंबल लैम्डा से डिनोट करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से नजर आता है। ठीक है जी, लैम्डा से डिनोट करेंगे और जो वेवलेंथ है वो क्या होगी? दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और दूसरी चीज जो वेवलेंथ होती है इसको मेजर किस में करते हैं? मेजर करते हैं इसको हम एंगस्ट्रॉम में या फिर सेंटीमीटर में। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में करेंगे या फिर सेंटीमीटर में इसको हम मेजर करेंगे। तो जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू दी 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आप एंगस्ट्रॉम में मेजर कर सकते हो या फिर सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो। ठीक है, और ये जो वेवलेंथ है इसको हम मेजर किस में करते हैं वो भी देख लेते हैं। जो वेवलेंथ होती है इसको हम या तो एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? इसको हम ए के ऊपर 0 लगा करके इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम क्या यूनिट है? ये एंगस्ट्रॉम 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 मीटर।
ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, और या फिर इसको हम नैनोमीटर में भी मेजर करते हैं, और 1 नैनोमीटर जो होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर्स, ठीक है। या फिर इसको हम पिकोमीटर में भी मेजर करते हैं, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर्स, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जिसके अंदर हम वेवलेंथ को मेजर करेंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज वेव नंबर। देखें जरा वेव नंबर क्या चीज है। देखो वेव नंबर क्या होती है, नाम से थोड़ा सा पता लग रहा है, कितने नंबर, वेव के कितने नंबर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर के अंदर वेव नंबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर, ठीक है। तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। वेव नंबर क्या है, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेव नंबर। और वेव नंबर जो है उसको हम v के ऊपर डैश लगा देते हैं, इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वेव नंबर। और जो हमारा वेव नंबर होता है, वेव नंबर और वेवलेंथ के बीच में भी एक रिलेशन है। क्या है वो रिलेशन, वो भी देख लेते हैं। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। तो मैथमेटिकल रिलेशन भी है वेव नंबर और वेवलेंथ के बीच में, तो इसके थ्रू भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज फ्रीक्वेंसी। देखेंगे इसके बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक पॉइंट से, एक पॉइंट है पर्टिकुलर आपके पास, एक पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास करती हैं। एक पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर, एक पॉइंट है आपके पास, उस 1 सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर रही हैं, वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे हम डिफाइन करते हैं, यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड के अंदर जो आप एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम v से डिनोट करेंगे, ठीक। जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम v से डिनोट करते हैं। और दूसरी चीज जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड विद द वेवलेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में और जो वेवलेंथ है उसमें इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। और जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको अगर हम हटाते हैं तो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। c क्या है यहाँ पर, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला क्या बन गया, v इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, एंड हियर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है इसको मेजर करने की जो यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं, इसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज, या इसको हम HZ से भी नोट करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करेंगे, या फिर इसको हम सेकंड इनवर्स में भी मेजर करते हैं, ठीक है जी। अब आफ्टर दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ मूव करते हैं। फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट टर्म जो आती है दैट इज टाइम पीरियड। देखिए जरा टाइम पीरियड क्या चीज होती है। अगर टाइम पीरियड को हम डिफाइन करते हैं तो टाइम पीरियड क्या चीज है, तो टाइम पीरियड क्या चीज होती है, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से एक वेव ने पास करने में कितना टाइम लिया, वो होता है उसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड को अगर हम डिफाइन करें तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा,
द टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने में कितना टाइम ले रही है एक वेव, वो क्या हो जाती है उसका टाइम पीरियड। ठीक है, और जो टाइम पीरियड होता है टाइम में और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर भी एक रिलेशन है, t इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड। आफ्टर दैट नेक्स्ट चीज इज एम्पलीट्यूड। देखिए एम्पलीट्यूड क्या चीज होती है, जो वेव है इसकी यहां पर हाइट कितनी है, दिस हाइट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। क्रेस्ट की हाइट या फिर इस ट्रैफ की डेप्थ, ये क्या होती है एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रैप। ठीक है, तो क्रेस्ट की हाइट या फिर ट्रैप की डेप्थ जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी रिलेटेड टू दी वेव। अब यहाँ पर जो हमने एक ये दो रिलेशन आपको याद रखने बड़े जरूरी हैं। एक तो ये जो हमने फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पढ़ा है यहाँ पर v इक्वल टू c बाय लैम्डा, और दूसरा वेव नंबर का रिलेशन, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। दीज बोथ रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसके बाद, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास, विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपको एक विविध भारती स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो का जो ब्रॉडकास्ट करता है किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, 1368 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर रहा है, और आपको क्या करना है वेवलेंथ निकालनी है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने अभी यहाँ पर एक निकालना क्या आपको वेवलेंथ निकालनी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अंदर क्या रिलेशन है अभी भी हमने पढ़ा, v इज इक्वल टू c बाय
लैम्डा। लैम्डा क्या था? वेवलेंथ, और v क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको दे रखी है 1368 किलो हर्ट्ज। तो आपको बस एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये किलो हर्ट्ज में नहीं, इसको आपको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हर्ट्ज में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 1368 किलो हर्ट्ज है यहाँ पर आपके पास, और इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। अब उसके बाद जो है इसको बस यहाँ पे पुट करना है। c क्या था? c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट था, जो कि क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय जो हमारी वेवलेंथ है, वेवलेंथ हमें निकालनी है, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है कितनी? 1368 इंटू 10⁻³। ठीक है, यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट कर लीजिए। वेवलेंथ को इधर ले जाओगे, क्या बन जाएगा? 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1368 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिएगा। इसको सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 290.3 मीटर। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये क्या चीज होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज, अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी, फ्रीक्वेंसी पढ़ी, वेवलेंथ पढ़ी। देखो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हर वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ है हर किसी की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज है? ये एक सीरीज है जिसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज अ सीरीज in which we arrange the electromagnetic waves in the increasing order of their frequency। ठीक है, तो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहाँ पर अरेंज कर देंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ भी कह सकते हो। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, पहले वही देख लेते हैं कौन कौन सी है, और किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो वेव आती है हमारे पास, दैट इज नोन एज रेडियो वेव्स। ये जो रेडियो वेव्स होती है हमारे पास, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम है। तो जैसे कि अभी हमने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, तो सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। ठीक है, रेडियो वेव्स के बाद जो आती है हमारे पास, दैट इज माइक्रोवेव्स। ठीक है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है वो किसकी है? रेडियो वेव्स की। उसके बाद आ जाएगी माइक्रोवेव्स। उसके बाद आती है हमारे पास इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स आ जाएंगी। पहली आ गई हमारे पास रेडियो वेव्स, फिर है माइक्रोवेव, फिर आती है इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के बाद आती है हमारे पास विजिबल रीजन, जो हमें दिखाई देती हैं, डिफरेंट कलर जो हम देखते हैं। ठीक है, आगे विजिबल रीजन। उसके बाद आती है हमारे पास यूवी रेज। ठीक है, यूवी रेज आ गई। उसके बाद आती है हमारे पास एक्स रेज, और एक्स रेज के बाद आती है हमारे पास गामा रेज।
ठीक है, तो यहां पर जो है आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये कि जो हमारे पास यहां पर रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स जो है इनका जो है वेवलेंथ मैक्सिमम है, हायर वेवलेंथ। ठीक है, तो जो रेडियो वेव्स है उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, लो है। और अगर यहां पर गामा रेज की बात की जाए तो गामा रेज जो होती है, गामा रेज अपोजिट हो जाएगा, इनकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, कम होती है, लोअर वेवलेंथ। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनकी हाई होती है, हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक, और देखो इस सीरीज को आपको याद रखना पड़ेगा, इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, किसकी वेवलेंथ कितनी है, बट आपको ये जरूर याद रखना पड़ेगा कि किसकी वेवलेंथ कम होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, और इसको इस सीरीज को याद रखने का बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, वो क्या है, देखो यहां पर एक मैं लाइन लिखूंगा, राहुल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। ठीक है, एक लाइन आपको याद करनी है, बस ये सारी सीरीज याद हो जाएगी। क्या बोले, देखो राहुल, आर से बन जाएगी रेडियो वेव, एम फॉर मदर, मदर से बना माइक्रोवेव, आई से बना यहाँ पर इंफ्रारेड, वी से बना विजिबल, यू से बना यूवी, एक्स से बना एक्सरे और जी से बन गया गामा रे। ठीक है, और जो है अब कंफ्यूजन ये रहेगी कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो उसको याद रखने का तरीका सिंपल सा मैंने तो ये बनाया है, बाकी आप कुछ भी तरीके से याद रख सकते हो। जो रेडियो वेव है इसमें आर आता है, ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा और इधर एक्सटेंड कर दूं और यहां से इरेज करूं तो क्या बन गया, ये वेवलेंथ बन गई। ठीक है ना, देखो क्या किया, जैसे ये यहाँ पर हमने आर बनाया है, अगर इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड करके इसको इरेज कर देता हूँ तो क्या बन गया, ये लैम्डा बन गया ना, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, यानी कि रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है। ठीक है, और जो गामा रेज होती है, गामा को कुछ हम इस तरीके से डिनोट करते हैं गामा रेज को, और गामा रेज में ये जो ऊपर आपको वी नजर आ रहा है, अगर इसको नीचे वाला में हटा दें तो क्या बन जाएगा, ये वी बन जाएगा, वी मतलब कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो गामा रेज है उनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को याद रख सकते हैं। ठीक है, कि किसकी हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है। अब देखो यहाँ पर जो हमने विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन में आप जो है डिफरेंट कलर्स जो हमें नॉर्मली दिखाई देते हैं, बाकी की कोई वेव्स हम देख नहीं सकते हैं, बट जो विजिबल रीजन है, इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाई करती हैं, अगर उतनी फ्रीक्वेंसी वाली वेव हमारे सामने आती है तो उसको हम देख सकते हैं। तो जो विजिबल रीजन होता है, विजिबल रीजन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हम 7 कलर्स देखते हैं जिसे हम विबग्योर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और विबग्योर के अंदर जो आर से यानी कि रेड कलर, रेड की वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, विबग्योर VIBGYOR। ठीक है, आर जो है वो आपका रेडियो वेव्स की तरफ होना चाहिए, क्योंकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, यानी कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम, और इधर इधर जाओगे वायलेट कलर की तरफ, इधर मूव करते जाओगे तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, और जो वेवलेंथ है वो कम होती चली जाएगी। कि जो रेड कलर है, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि जो डेंजर सिग्नल होते हैं उनको रेड कलर से क्यों बनाया जाता है, ताकि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है मतलब वो दूर से दिखाई दे जाएगा। ठीक है, और जो वायलेट कलर है, वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कम होगी और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अगर इन कलर्स को हम आपस में कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हाँ जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज है, देखो जैसे मान लो ये आपके पास कोई एक मेटल का सरफेस है, ठीक है, कोई भी एक XYZ हमने यहाँ पर मेटल ले रखी है, ठीक है, कोई मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक वेव स्ट्राइक करवाई, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव आकर के जब इसे स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो इसे स्ट्राइक करने के बाद जो ये वेव है इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके ले जाती है।
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट करके ले जाएगी। इसी फिनोमिना या इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर हमने डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे कि एक पर्टिकुलर वेव आकर के मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करती है ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और क्या करती है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर करके ले जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हेन अ वेव of particular frequency strikes on the metal surface, the electron of the metal leaves the surface and this phenomena, this process is known as photoelectric effect। ठीक है, एक कोई वेव आकर के, कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की कोई वेव आती है, मेटल के सरफेस से टकराती है और वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके निकल जाती है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस फिनोमिना को स्टडी करने के लिए क्या एक सेटअप भी लगाया जाता है। वो सेटअप किस तरीके से निकालते हैं, देखो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो गया, हवा में तो चला नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक पर्टिकुलर सेटअप लगाया है। वो सेटअप कैसा है, कुछ देखिए आप। एक जैसे हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ उसी तरीके की एक ट्यूब लेते हैं हम यहाँ पर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक मेटल की सरफेस बनाएंगे और यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रोड लगा देंगे और इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल बना लिया और इसको पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर एक वेव आकर के टकराएगी और इससे क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा देगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा टुवर्ड्स दी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसी के अंदर ही हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से मेटल के सरफेस को छोड़ता है और जाकर के एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहां से जो वेव इसके ऊपर टकरा रही थी, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी आकर के इस मेटल के सरफेस से टकराती है, वो कैसे मेटल से इलेक्ट्रॉन को अलग कर देती है। देखो, जो हमारा मेटल है, मेटल का जो अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से है। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। यानी कि इस न्यूक्लियस में और इस इलेक्ट्रॉन में एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसने क्या किया हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो एनर्जी है, कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगर इस फोर्स को तोड़ना है, ठीक है, इस फोर्स को तोड़ने के लिए एटलीस्ट आपको इतनी एनर्जी इसके ऊपर डालनी पड़ेगी जितनी इन दोनों के बीच में है। ठीक है, क्या बोले हम, यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर आप उसको तोड़ना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको इतनी फ्रीक्वेंसी वाली वेव इस पे डालनी पड़ेगी, इसकी जो जितनी अट्रैक्टिव फोर्स है वो उसको तोड़ सके। ठीक है, तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है वेव की, जो हमें चाहिए यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पे आप इस वेव को यहां पर टकराएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। नहीं, जो हमारा एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर उसको तोड़ना है, उसको तोड़ने के लिए एटलीस्ट एक फ्रीक्वेंसी लिमिट है कि इससे ऊपर अगर आप फ्रीक्वेंसी रखोगे तभी वो वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। सो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसे हम V0 से डिनोट करते हैं। और क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर इसको हम डिफाइन करें तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी
द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to eject the electron from the metal surface. ठीक है, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस चीज को समझ लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद